Yes, sir. Okay. Today we will see. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. So yesterday we have seen articles. Okay. कहाँ से कहाँ तक हमने देखा था 19 to 32 आर्टिकल कल सारे कंप्लीट कर लिए था हमने, है ना? ओके. यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से देख लीजिए. यहाँ से ये भी दिख रहा है, ये इसके नीचे नीचे दिख रहा है ना? ओके. So yesterday we have completed article 19 to article 32. Okay, and yesterday I told you that article 32 क्या कहता है? Article 32 of Indian Constitution, that is the right to constitutional remedies. ठीक है ना? It is the right to constitutional remedies. ठीक है ना? Remedies है यहाँ पर. ठीक है ना? Remedies क्या? जो हमने आपको कल बताया था that there are you have your rights. ठीक है? उनसे राइट फंडामेंटल राइट. ठीक है? जब उनका हनन होगा, जब आप जब भी कोई लॉ आए, जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, ठीक है ना? लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो लॉ बनाने वाली होती है, स्टेट गवर्नमेंट में कौन बनाता है लॉ? स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है नहीं, ठीक है ना? तो वहां कौन बनाती है? दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है ना? स्टेट लेजिस्लेचर. यूनियन बोले तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लॉ बनाती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां बैठती है? दैट इज पार्लियामेंट. ठीक है ना? पार्लियामेंट भी लॉ बनाती है अपने लिए, हमारे लिए. ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं हम? यूनियन लॉ. ठीक है ना? और पार्लियामेंट. ठीक है ना? पार्लियामेंट में दो चीजें होती है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. लोअर हाउस कौन सा बताया था हमने? लोकसभा. अपर हाउस कौन सा बताया था हमने? राज्यसभा. ओके, यहां तक बताओ, चीजें समझ में आई? और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर. देयर आर सम स्टेट जिनके पास अपर हाउस भी है. ठीक है ना? बट उन स्टेट के बारे में बाद में बात करेंगे हम. ठीक है ना? मैंने क्या बोला? कुछ स्टेट ऐसे भी है, जैसे हमारी पार्लियामेंट में अपर हाउस दैट इज कॉल्ड एज राज्यसभा. ठीक है ना? इंडिया में भी कुछ ऐसे स्टेट है जिनमें अपर हाउस है. ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपने सुना होगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे उनको क्या बोलते हैं हम? MLA. ठीक है ना? दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव. दिख रहा है? नहीं दिख रहा. ठीक है ना? इधर लिख देता हूं. MLA का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव. ए का मतलब असेंबली. ठीक है ना? तो ये क्या होती है? असेंबली होती है लेजिस्लेचर में. ठीक है ना? सो जो उसमें लोग बैठेगा, मंत्री बनेगा स्टेट में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है ना? जो इनका मेंबर बनेगा लोकसभा और राज्यसभा का, उसको क्या बोलते हैं? MP. MP क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये P है. क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा कहां आती है? यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन में. और यूनियन को कौन चलाता है? पार्लियामेंट चलाता है. ठीक है ना? पार्लियामेंट होता है ना, उसको बोलते हैं दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है? जब मैंने बोला आपको कि लोकसभा क्या होता है? लोअर हाउस. ठीक है ना? और ये राज्यसभा अपर हाउस, दोनों. ठीक है ना? लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस. तो मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ स्टेट ऐसे भी है, देयर आर सम स्टेट्स वेयर दिस अपर हाउस, ठीक है ना, इज ऑल्सो देयर. ठीक है ना? अपर हाउस इज ऑल्सो देयर. वहां पर भी अपर हाउस है. उस हाउस को क्या बोलते हैं हम? लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल. और कई बार आपने सुना भी होगा MLC. ठीक है ना? सुना होगा ना MLC, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है ना? अब मैंने इतना डिफाइन क्यों किया है, इतनी सारी चीजें क्यों बताई है? स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, क्या नहीं करती है, स्टेट लेजिस्लेशन क्या करती है, पार्लियामेंट क्या करती है, ये सब क्या करते हैं ये लोग? आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना. सो दे मेड लॉ. ठीक है ना? आपके लिए क्या बनाएंगे? लॉ. कोई भी लॉ बनाएंगे. ठीक है ना? अब वो लॉ बन गया, मैंने बोला आपको कि जो लॉ बनाया वो लॉ बन गया, बट उस लॉ में कुछ ऐसी चीजें हैं दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू योर
फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी है फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि फंडामेंटल राइट के साथ वो अच्छे से नहीं है, फंडामेंटल राइट का आपको क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा सर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन देयर इज, जो आपका फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको हार्म हो रहा है, देन यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, और वो आर्टिकल कौन सा है, दैट इज 32, ठीक है ना, दैट यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी इसमें बहुत सारी पावर होती है, ठीक है ना, दैट राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। और वो क्या करती है, वो रिट जारी करती है, ठीक है ना। कोई भी जब आपका कोई राइट हनन होगा, ठीक है, आपके राइट का कोई भी क्या होगा, हार्म होगा, तो मैंने क्या बोला, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पर अपना चीजें बोलेगी, ठीक है ना। और वहां पर क्या करती है, वो रिट जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करती है, रिट्स, याद रहेगा, देयर विल बी रिट्स, ठीक है ना। और वो रिट भी कई तरह की होती है, ठीक है, जैसे हैबस कॉर्पस, हैबस हैबस कॉर्पस, ठीक है ना, ये एक अलग तरह की रिट होती है, हैबस कॉर्पस। देन सेकंड मैंडेमस, MANDAMUS, मैंडेमस, ठीक है। थर्ड प्रोहिबिशन, कुछ चीजों को रोकेगी, ठीक है ना। देन सेरिटरी, फोर्थ होती है सेरिटरी, ठीक है ना, CERTI, सरी सची और ट्री, ठीक है ना, सेरिटरी। और दैट फिफ्थ हुआ वारंटो, हुआ वारंटो। अब ये जो रिट्स है हमारी, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम की जाती है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, कि जो रिट्स होती है हमारी इंडिया पार्लियामेंट, इंडियन सिस्टम में, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, अब इनको सुप्रीम कोर्ट अलग अलग तरीके से जारी करती है, अलग अलग केसेस में। कौन से केसेस होते हैं सर वो रिट्स के, बोलो, किसी को पता है, अभी तक सुना है रिट्स? कैन एनीबॉडी टेल मी दैट कहां पर हेबस कॉर्पस यूज होगा, कहां पर मैनेमेंडस, कहां पर प्रोहिबिशन, कहां पर सेरिटरी एंड कहां पर हुआ वारंटी? बोलो सर, कैन एनीबॉडी टेल मी? ये बहुत जरूरी है, पता है, ये बहुत जरूरी है। कई बार ये चीजें पूछ ली जाती है कि अगर हमको पुलिस को कुछ बोलना होगा आपके लिए, तो उसमें कौन सी रिट जारी करी जाती है पुलिस के लिए, ठीक है ना। सरकारी ऑफिसर जो होते हैं उसके लिए रिट जारी की जाती है, वो कौन सी की जाएगी, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसके चक्कर में हमको रिट जारी करनी पड़ रही है, तो हमको कौन सी रिट जारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, ओके याद रहेगा, कई बार ये ऐसे का ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो इसको इंपॉर्टेंट है, मैं इसका एक फोटो भेज दूंगा आपको, ठीक है ना, कि हेबेस कॉर्पस कहां यूज होगी, मैनेमेंडस कहां यूज होगी, प्रोहिबिशन कहां यूज होगा, सैनिटरी कहां, और कुआ वारंटो कहां पर यूज होगा, ठीक है ना। आई विल सेंड यू अ पिक इन योर ग्रुप, ओके। ये अलग अलग तरीके से अलग 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 जगह पर यूज होगा, बस इसको इतना याद रखना, ठीक है सर। यहां तक बताओ, समझ में आया? यहां तक बताओ सर, ये समझ में आया टोटल? यस सर, ठीक है। तो चलो मैं बता ही देता हूँ थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे ना, आपको एक बार यहीं पर रिवाइज करवा देता है कि जो सबसे पहले कौन सा बोला मैंने, हैबेस कॉर्पस, ठीक है ना। हैबेस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट जारी करता है किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट, दिख रहा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है ना, ऑफिस के अगेंस्ट, ठीक है ना। अगर उसको रिट जारी करनी पड़ी किसी प्राइवेट ऑफिस के चक्कर में या गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर में, पब्लिक अथॉरिटी जो होती है, ठीक है ना, दैट इज पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी होती है ना, जो भी ऑफिस होते हैं जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं गवर्नमेंट के, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है ना। जैसे अगर कोई आपको सरकारी ऑफिसर और सरकारी सरकारी ऑफिस, ठीक है ना, आपको अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब समझते हो, अनलॉफुल मतलब गलत तरीके से आपको डिटेन कर लेता है, डिटेंशन कर लेता है,
तो वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, हैबेस कॉर्पस अप्लाई करेगी, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक है। मैनेमेंटस कहाँ यूज होता है, मैनेमेंटस का मतलब ही होता है सर मैनेमेंटस, ठीक है। मा का मतलब होता है वी, वी, ठीक है। एंडस का मतलब होता है दैट इज कमांड, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि हम आपको कमांड दे रहे हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना। तो मैंने मेंडस कमांड कर रही है किसको, प्राइवेट को नहीं करती है, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने मेंडस जो लगेगी वो कहां लगेगी, पब्लिक ऑफिस में, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट के ऑफिस होंगे उनमें लगेंगे, ठीक है ना। तो टू एनफोर्समेंट, किसके लिए एनफोर्समेंट, जैसे कोई डिपार्टमेंट इंस्ट्रूमेंटल होगा उसमें होगा, कोई डिपार्टमेंट होगा गवर्नमेंट का, तो वहां पर ये लग सकती है मैंने मेंडस। तो ये मोस्टली किस में लगेगी, पब्लिक ऑफिसर्स में, ठीक है ना, याद रहेगा। अब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है सर, पहले भी बोला था मैंने, प्रोहिबिट करना, किसी चीज को रोकना, ठीक है ना, टू फॉरबिड, ठीक है ना। अब प्रोहिबिशन क्या कर सकती है, दैट द रेट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेन जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज का मतलब क्या होगा कि जो भी चीजें, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को कुछ प्रोहिबिट करना है हाई कोर्ट को, ठीक है ना, तो वो कौन सी रेट लगाता है, प्रोहिबिशन, ठीक है ना। कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या मतलब होता है, क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है सर, क्वासी जुडिशियल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कोर्ट, जब भी कोई एक सरकारी ऑफिस, ठीक है ना, जब भी कोई एक गवर्नमेंट ऑफिस अपने अंदर, जो पब्लिक सर्विस ऑफिस है, कोई भी सर्विस ऑफिस है, ठीक है ना, पब्लिक का, ठीक है ना, गवर्नमेंट का, जब भी वो क्या करेगा, कोई जुडिशरी वाला काम करेगा, तो उसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल। बाकी मेन फंक्शन उसका कुछ अलग है, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है ना, ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है, ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये क्या होता है, ये आपका राइट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, सभी लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करता है। बट इसके नेचर कैसा है, क्वासी जुडिशियल, क्योंकि ये भी जुडिशरी जैसे काम करता है कुछ कुछ, ठीक है ना। तो ये मैनेजमेंट जो प्रोहिबिशन है, सुप्रीम कोर्ट इस पर भी यूज कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे तरीके से ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज होगा, ठीक है। जैसे सेरिटरी, सेरिटरी का मीनिंग क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड, ठीक है ना, कि कोई भी लॉ को हमें सर्टिफाई करवाना है तो उसमें रहेगा सेरिटरी, ठीक है। हुआ वारंट, हुआ वारंट क्या होता है सर, अथॉरिटी ऑफ वारंट। हुआ का मतलब होता है अथॉरिटी, वारंट का मतलब होता है दैट इज गारंटी, ठीक है ना, और अथॉरिटी की वो अथॉरिटी ऑफ अ वारंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पूछता है इसमें कि किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया, ठीक है ना, तो कुआ वारंट तो वहां लगता है। तो ये होती है हमारे पास 5 रिट्स, ठीक है ना। इनको याद रखना बस ऐसे कि 5 रिट होती है, देयर आर 5 रिट्स विद इन सुप्रीम कोर्ट इन आर्टिकल 32, ठीक है। अब और इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि विच आर्टिकल, क्वेश्चन आएगा, विच आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हार्ट एंड सोल, ठीक है ना, विच आर्टिकल इज, और विच आर्टिकल इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 32, बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है सर। आगे चले, ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। अब आर्टिकल हमने 32 कर लिया, अब देखते हैं आर्टिकल 33, ठीक है सर। कौन सा आर्टिकल ले लेंगे, आर्टिकल 33, ठीक है। आर्टिकल 33 क्या कहता है सर, आर्टिकल 33 ये कहता है, आर्टिकल 33, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है, इट पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, ये क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है टू मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब उसमें चेंज कर सकता है, टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। कई बारी चीजें ऐसी होंगी ना लाइफ में, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है इंडिया का,
उसको जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको चेंज करना पड़े विद इन फ्यूचर, ठीक है, हो सकता है कहीं पर भी हमें उनमें चेंज करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े विद इन द फंडामेंटल और टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो तब क्या करेंगे हम, आर्टिकल 33 देखते हैं, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स द पावर, किसको पावर दे रहे हैं, पार्लियामेंट को, कि वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, दैट इज आर्टिकल 33, ठीक है ना। नाउ आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 it deals with the martial law, ठीक है ना। इस आर्टिकल में क्या डिफाइन है, मोस्टली अगर आपको पता होगा, जो आर्मी होती है, हमारा जो आर्मी होती है, इंडियन आर्मी, ठीक है, उसका खुद का जुडिशियरी सिस्टम होता है ना। जैसे कोर्ट मार्शल कर देना, कोर्ट मार्शल का मतलब क्या है कि वो इस मार्शल लॉ के हिसाब से वहां से बाहर आ गया है, ठीक है ना, इस मार्शल लॉ के हिसाब से। तो आर्टिकल 34 में यही गिवन है कि जो हमारी आर्मी है उसकी खुद की कोर्ट होंगी, ठीक है ना, और वहां पर उसका जो लॉ है वो डिफाइन है, ठीक है ना, कि वो कैसे प्रोसीडिंग्स करेगा अपने लॉ के हिसाब से, ठीक है ना, कैसे उसको जजमेंट लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे हमारा जुडिशरी डिफाइन है, ऐसे ही कहां पर क्या डिफाइन है, हमारा ये डिफाइन है आर्टिकल 34 में, क्या डिफाइन है, मोस्टली द मार्शल लॉ, ठीक है, डील्स विद द मार्शल लॉ, ठीक है ना। ओके, अब आर्टिकल 35, आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 क्या कहते हैं कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेशन है, ठीक है ना, लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन मतलब जो हमारे लॉ बनाने वाले लोग, लेजिस्लेशन का मतलब यही होता है ना, हमने बताया था आपको कि इंडिया में क्या है, तीन चीजें हैं ऐसे, ठीक है ना। एक तो ये क्या होता है हमारा लेजिस्लेशन, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, ये इधर देख लो, ये क्या है हमारे पास, लेजिस्लेशन, ठीक है ना, दिस इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कौन होगा, जो हमारे लिए लॉ बनाएगा, विच मेक्स लॉ, ये क्या करता है हमारे लिए, लॉ बनाता है, ठीक है ना। देन देयर इज अ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पता होगा ना, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीन चीजें होती है जो साथ में चलती है। अब मैंने वही बोला आपको, ये क्या है मेरे वाला हिस्सा, दिस इज द पार्ट ऑफ माय टोटल, जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट किसका है, पूरा लेजिस्लेशन का। और फिर क्या आता है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है सर, इस लॉ को इंप्लीमेंट करना, टू इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट दिस लॉ, ठीक है ना। जो लॉ बनाया, किसने लॉ बनाया, लेजिस्लेशन ने। जब ये लॉ बन रहा था तब ये एग्जीक्यूशन इसका हिस्सा था खुद, ठीक है ना। फिर एग्जीक्यूशन का क्या काम है, दिस एग्जीक्यूशन का काम ये है कि इसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट मतलब इंप्लीमेंट करना है इस लॉ को, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। नाउ देयर इज अ जुडिशरी, ठीक है ना, एक अलग से जुडिशरी एंड हम, ठीक है ना। फिर क्या है हमारे पास, जुडिशरी, ठीक है ना, जुडिशरी, जुडिशरी क्या काम करती है कि जब भी मैं लॉ बनाऊंगा, ठीक है ना, क्या बनाऊंगा, लॉ, ठीक है, उसमें मुझे क्या रिक्वायर चाहिएगा, फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। तो ये जुडिशरी क्या काम करती है मेरा, ये जुडिशरी मेरा यही चेक करती है कि जब इसने ये लॉ बनाया, क्या इसने फंडामेंटल राइट्स को देखा, ठीक है, क्या इसने फंडामेंटल राइट्स को हार्म पहुंचाया, नहीं पहुंचाया, ठीक है, लॉ बन गया, ठीक है। फिर जब ये एग्जीक्यूशन पर आया, ठीक है, क्या वो लोगों पे थोपा जा रहा है इंप्लीमेंटेशन में, ठीक है ना, क्या जो लॉ बनाया हमने, क्या हमने वो लोगों की लोगों पर, लोग उसे प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम उसको जबरदस्ती लोगों पे थोप रहे हैं, ठीक है, दैट इज एग्जीक्यूशन। तो जुडिशरी क्या करती है, इस पर चेक एंड बैलेंस करती है, इधर दोनों तरफ देखती है, ठीक है ना। अगर यहाँ कहीं पर भी गड़बड़ होगी तो जुडिशरी क्या कहेगी, दैट दिस लॉ, ये जो लॉ बनाया आपने, दिस विल नॉट बी प्रिवेल इन द सोसाइटी, ठीक है। आर्टिकल 35 वही बोलता है कि आर्टिकल 35 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो, कि जो लेजिस्लेशन है जब वो लॉ बनाएगा, लेजिस्लेशन रिक्वायर्स, ठीक है ना, क्या रिक्वायर्स, रिक्वायर्स टू द डील, टू डील विद, टू डील विद, टू डील विद द फंडामेंटल राइट, कि उसको डील करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स के साथ, तब वो लॉ बना पाएगा, दैट इज आर्टिकल 35, ठीक है ना। कि जब भी मैं लॉ बनाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे डील करना पड़ेगा किससे, फंडामेंटल राइट से, ठीक है ना, एंड दैट्स हाउ आई कैन फॉर्म द लॉ, ओके। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है हमारे फंडामेंटल राइट को चेंज करने में, कई बार चेंज की जरूरत होती है ना हमें,
बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनिक, ठीक है ना। ऑर्गेनिक का मतलब दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये जीता हुआ डॉक्यूमेंट है हमारा, बिकॉज इट चेंजेस विद टाइम, टाइम में चेंज, टाइम के साथ चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। अमेंडमेंट होती है ना, जो भी बताया था हमने, कहीं भी हम कुछ चीजें नहीं जो हमें चाहिए होती है हम ऐड कर देते हैं, कुछ चीजें हमें चाहिए होती है हम उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। सो देयर इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है, ठीक है सर। तो मैंने वही बोला कि अगर कुछ समय ऐसा आया जिसमें हमें हमको लगेगा कि फंडामेंटल राइट भी चेंज करना है, तो फिर हम कहां से देखेंगे? सो इट हैज बीन गिवन द पावर टू द पार्लियामेंट, ठीक है, टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 32। 34 क्या कहता है? इट डील्स विद मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब आर्मी वाला जो लॉ होता है, उसमें वहां पर कोर्ट नहीं चलती है, ठीक है ना, वहां उनकी खुद की कोर्ट होती है, आर्मी कोर्ट्स, दैट इज मार्शल लॉ, ठीक है ना। उसकी चर्चा कहां करी गई है? आर्टिकल 34 में। 35 क्या कहता है? जो भी लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब ये वाला जो लॉ बनाएगा, जो ये लॉ बनाएगा, इसको डील करना पड़ेगा किससे? हमारे फंडामेंटल लॉ के तहत, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के तहत। यहां तक बताओ ये चीजें क्लियर है? 33, 34, 35, आर्टिकल 33, 34, 35, बोलो सर। देन आई एम गोइंग टू रब इट। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब there are some rights which are available only to citizens. There are some rights, कुछ ऐसे अधिकार है मेरे इंडिया में, there are some rights which are available only to citizens, ठीक है ना, वो सिटीजन्स के ही, सिटीजन्स को ही लागू होते हैं, ठीक है। कौन कौन से लॉ है वो? दैट इज आर्टिकल 15, ठीक है ना। आर्टिकल 15 क्या कह रहा था? बताओ सर, अब आर्टिकल 15 क्या कह रहा था? 15 आर्टिकल क्या कहता था? कल ही बताया था कि आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल, ठीक है ना, दैट यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनीवन, ठीक है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो, ठीक है ना। तो ये सिटीजन्स को ही अवेलेबल है राइट, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन वाला, ठीक है। ये इसमें लिखा है कि जो कुछ राइट्स हैं हमारे वो अवेलेबल है किसके प्रति? सिटीजन्स के प्रति, ठीक है ना। अब अगर कोई क्राइम करता है इंडिया में आके, इंडिया के हिसाब से तो सजा उसको भी इक्वली मिलेगी ना, तो वो कोर्ट के सामने क्या होगा? इक्वल होगा, वही आर्टिकल 14 बोलता है। बट इंडिया डिस्क्रिमिनेट नहीं सहन कर पाएगा, ठीक है ना। इंडियंस जो भी होगा दैट इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको डिस्क्रिमिनेशन की उसका प्रोहिबिशन होगा, ठीक है ना, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या था सर? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। आर्टिकल 16 यही था ना, दैट देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है। अब आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में क्या था? 6 फ्रीडम। यहां पर क्या था आर्टिकल 16 में? आर्टिकल 16 में क्या था सर? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या कहता है सर? फ्रीडम्स, ठीक है ना। 6 तरह की फ्रीडम्स जो बताया था मैंने आपको, दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ठीक है, असेंबली, एसोसिएशन, ठीक है, वो सारी फ्रीडम कहां है? आर्टिकल 19 में, ठीक है। ये भी किसके लिए लागू होती है? मोस्टली दे आर ओनली टू द सिटीजंस, ठीक है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 क्या था सर? रिलीजियस ड्यूटी। बताओ 29 में क्या था? दैट द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ठीक है, वो सारे आर्टिकल्स कहां थे? 29 में, ठीक है ना। एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, तो ये माइनॉरिटी वाला राइट था। आर्टिकल 30 क्या कहता था सर? आर्टिकल 30 भी उसी में आता है, ठीक है ना। आर्टिकल 30 क्या कहता था कि जो हमारी माइनॉरिटीज है, जितनी भी बहुत सारी माइनॉरिटीज है इंडिया में, वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला सकती है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चला सकती है अपने रिलीजन के बेस पे, ठीक है। तो दीज आर द नंबर ऑफ राइट्स व्हिच आर ओनली अवेलेबल टू किसको? सिटीजन्स को, ठीक है। ये फॉरेनर के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर फॉरेनर आके यहाँ बोले कि मुझे आर्टिकल 15 पे लड़ना है,
ठीक है, केस, तो वो नहीं लड़ सकता, 16 पे नहीं लड़ सकता, 19 पे नहीं लड़ सकता, ठीक है, उसको ये सारी फ्रीडम नहीं है, ठीक है। दीज आर द राइट्स, ये इंडियन, जो इंडिया का लोग होगा, ठीक है ना, जो इंडिया का सिटीजन होगा उसी को ये राइट्स अवेलेबल है, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखे जितने जो इन आर्टिकल्स में, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ठीक है ना, यहाँ तक बताओ सर, समझ में आया। बाकी जितने भी राइट है, जैसे यहां से क्या बचा मेरे पास, आर्टिकल 14, ठीक है, 15 ये हो गया, ठीक है, 14 हो गया, 15, देन 15 के बाद 20, ठीक है, 20, 20, ठीक है, 20, 20 के बाद 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28, ठीक है। दे आर द राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू, और दीज आर द राइट्स 20, 21, 21A, ठीक है, 22, 3, 24, 25, 26, 27, ठीक है, 28, 28 तक ये राइट जो होंगे सारे के सारे 14, 20, 20, 21, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। दीज आर द राइट्स विच आर अवेलेबल, ये फंडामेंटल राइट है, देख लो, ठीक है ना, ये फंडामेंटल राइट किसको अवेलेबल है, दीज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू फॉरेनर, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ पर कोई भी फॉरेनर आएगा, ये राइट्स फंडामेंटल है इन नेचर, बोला ना मैंने, यहाँ तक ये क्या है, सारे फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो ये अवेलेबल होते हैं किसको, हमारे साथ फॉरेनर को भी, हमको तो होते ही है, हम तो सिटीजन है, हमारे लिए तो है ही, बट किसको और अलाउ होते हैं, फॉरेनर, ठीक है ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ तक बताओ सर, समझ आया, फिर आगे चलते हैं। बस फंडामेंटल राइट यहीं तक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, फ्रॉम कहां से लेके 13 टू ले 12 टू लेके 33, 34, ठीक है, 35 तक, ओके, आगे चलते हैं हम, ठीक है, यहां तक बताओ सर, समझ आया, हैव यू अंडरस्टूड टिल नाउ। देन वी विल मूव अगेन आगे। अब देखते हैं, नाउ वी विल सी द डीपीएसपी, ठीक है ना, डीपीएसपी की फुल फॉर्म होती है सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, ऑफ, इसका मतलब होता है स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम डीपीएसपी, ठीक है ना। डीपीएसपी क्या होता है, इधर लिख देता हूं, डीपीएसपी, ठीक है ना, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है सर, आप खुद सोच के बताओ मुझे, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स का मतलब, कैन एनीबॉडी टेल मी प्रिंसिपल, दीज आर नथिंग बट वैल्यूज, ठीक है ना, ये एक तरह की वैल्यूज है डीपीएसपी, ठीक है। वैल्यू क्या होता है, जब आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस देने लगते हो, दैट इज वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, चेरिश वैल्यू है, ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, चेरिश वैल्यूज है, ठीक है, आइडियल्स है, ठीक है ना, और आइडियल्स है कि इनका मतलब क्या है, देखो पहली चीज तो सुनो, डीपीएसपी नथिंग बट दीज आर द वैल्यूज, ठीक है, ये कुछ तरह की वैल्यू है डीपीएसपी, जो हमको क्या कहती है, ये डायरेक्ट करती है इसको, स्टेट को, ठीक है ना, डायरेक्ट करती है, कुछ ये प्रिंसिपल्स है, और ये क्या है, डायरेक्ट करते हैं इसको, स्टेट को, टू फॉर्मुलेट देयर पॉलिसीज, कि जो हमारी पॉलिसीज है, जो स्टेट हमारा
पॉलिसी बनाएगा कल, वो कैसी होनी चाहिए, वो एकदम अच्छी होनी चाहिए। और वो अच्छी कहां से होगी, जब वो फॉलो करेगा डीपीएसपी, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है सर, यहां तक बताओ, समझ में आया? DPSP is nothing but these are the principle that state should follow or to formulate their policies। ठीक है, स्टेट जब अपनी पॉलिसीज बनाएगा उसको ये क्या करना है, फॉलो करना है, ये प्रिंसिपल्स, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, DPSP। ठीक है सर, यहां तक बताओ, समझ आया? आगे चलते हैं, DPSP में और आगे चलते हैं। DPSP का पहले एक चीज वो पूछता है कि ये कहां से लिया गया, ठीक है, दैट वेयर वी हैव टेकन, और डीपीएसपी हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो कहां से लिया, आयरिश, ये हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और आयरलैंड भी बोल देते हैं, ठीक है ना, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से हमने ये लिया है इसको, ठीक है। इसका एक और नाम होता है दैट इज नोबल, नोबल मतलब बहुत शानदार, ठीक है, नोबल पीस प्राइज, ठीक है ना, नोबल हाईएस्ट जो होता है, नोबल का मतलब वही होता है ना, दैट इज हाईएस्ट, ओके। सो ये क्या है, अपने आप में नोबल है, ठीक है ना, दे आर नोबल फीचर ऑफ, दे आर नोबल फीचर ऑफ क्या, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नोबल फीचर है, ठीक है ना, हाईएस्ट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। समझ में आया? अब जो हमारे डीपीएसपी है, जो डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स है, ये एक जगह और पर छोड़ लिखी हुई है, जैसे मैंने बोला आपको, हमने कहां से लिया है इसको, कॉपी कहां से किया है, आयरिश, ठीक है ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये डीपीएसपी हमने एक जगह और देखे हैं, ये और जगह कहां पर थे, दे आर मेंशन इन, दे आर मेंशन इन गवर्नमेंट एक्ट 1935, ठीक है, जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था, ठीक है, जब ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पर, पार्लियामेंट, ठीक है, जब वो अपनी पार्लियामेंट से काम करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, तब उन्होंने दिया था ये, ठीक है, डीपीएसपी जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट दिया था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। मैंने क्या बोला आपको, डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है ना, स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट की जो पॉलिसी होगी वो इन पर होनी चाहिए, इस पर, प्रिंसिपल्स पर, ठीक है ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उन पर होनी चाहिए, ठीक है। मैंने फिर क्या बोला आपको, ये कहां से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सही है, सही है, ठीक है। फिर मैंने बोला आपको जो डीपीएसपी है हमारा, ये हमारी पहली झलक इसको कहां देखने को मिलती है हमें, दैट इज गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, जब ब्रिटिशर्स लोग थे यहाँ पर गवर्नमेंट में, ठीक है, तब वो अपना एक एक्ट लेके आए थे, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, इसी से हमारा क्या आया था, आरबीआई, ठीक है ना, आरबीआई भी यहीं से आया था, आरबीआई एक्ट 1934 1935, उसके भी प्रोविजन थे यहाँ पर, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट एक्ट में उन्होंने एक चीज जोड़ी थी, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टेट, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट मतलब ये इंस्ट्रूमेंट था किसका, इंस्ट्रक्शंस थी जिसमें, किसके लिए, स्टेट्स के लिए, जो अलग अलग स्टेट्स थे इंडिया में, जैसे पहले क्या होता था, मद्रास, अवध, सुना होगा ना आपने, मद्रास, अवध, मराठा, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टेट होते थे पहले, पहले इंडिया क्या था, अलग अलग स्टेट बने हुए थे, अलग अलग राजा थे ना पहले, ब्रिटिशर्स लोग आए, उन्होंने उसका राजपाट, पूरे राज्यों का राजा जितने भी थे उनका राज्य खत्म कर दिया और अपने हिसाब से काम करने लगे, ठीक है ना, तो अपने हिसाब से काम करने के लिए वो भी लेके आए थे, ठीक है ना, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इनको एक और चीज बोला जाता है कि जब ये दोनों लोग कौन कौन से, डीपी, एसपी एंड फंडामेंटल राइट जुड़ जाते हैं, ठीक है, दोनों जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, ये कंसाइंस, किसका, दिस इज द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, दीज आर द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस का मतलब मैंने आपको कल भी बताया, कंसाइंस का मतलब होता है सर हमारी इनर, हमारी चेतना, ठीक है ना, जो चेतना होती है हमारे अंदर, ठीक है, हमारी इनर वॉइस, ठीक है, तो इनर वॉइस किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की इनर वॉइस कौन कौन है, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ठीक है। यहां तक बताओ सर,
समझ में आया? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है आपके नोट्स में भी लिखा है, देखो दैट डीपीएसपी डोनेट और डिनोट्स द आइडियल्स। क्या ये डिनोट करता है किसको? डिनोट्स करता है आइडियल्स को, ठीक है। और क्या करेगा वो? स्टेट हुड को, स्टेट जो होता है हमारा स्टेट हुड, ठीक है ना, ये स्टेट जो हुड होता है उसको एक हेल्प करता है। स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड लॉ, इनेक्टिंग द लॉ, ठीक है ना, कि जब हमारा स्टेट, स्टेट मतलब भारत, ठीक है ना, जब भारत क्या बनाएगा? कोई लॉ बनाएगा, इनेक्टमेंट ऑफ और इनेक्टिंग लॉ, ठीक है ना, कोई लॉ बनाएगा या हमारे लिए पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, ठीक है। जैसे अलग अलग पॉलिसीज बनाती है ना गवर्नमेंट, उसको किस चीज का ध्यान रखना है अपने दिमाग में? डीपीएसपी। वही क्या है? डीपीएसपी, दैट दीज आर द आइडियल्स एंड दे हेल्प द स्टेट व्हेन फॉर्मुलेटिंग लॉ, ठीक है, और इनेक्टमेंट ऑफ लॉ। याद है? बताओ सर। समझ आया? अंडरस्टूड? अरे सारे लोग हैं, कोई कौन चली डीके मिट्टी का, अंडरस्टूड? यहां तक चीजें बताओ, समझ आई? बोलो सर। फिर वी विल मूव प्रोसीड, ठीक है, फर्दर। ओके, अब ठीक है, ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। डीपीएसपी के बारे में और बात कर लेते हैं कि डीपीएसपी में और क्या क्या चीजें, डीपीएसपी में और क्या क्या चीजें ऐसे कि जो हमारा डीपीएसपी है वो क्या करता है? बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव कैसे है? दैट इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है ना, इसके सारे प्रोग्राम होते हैं मॉडर्न डेज में, ठीक है ना, टू मेक सोसाइटी इकोनॉमिक इक्वल, इकोनॉमिकली इक्वली, सोशली इक्वली एंड पॉलिटिकली इक्वली, ठीक है, कि ये सारी चीजें इंसान के पास बची रह जाए, ठीक है। एंड दे एम एट डिजाइनिंग हाई आइडियल्स दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एज आउटलाइंड इन द पार्लियामेंट, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है सर? यहाँ देखो बस, वेलफेयर स्टेट, इनका कोई मतलब नहीं होता डीपीएसपी का, ठीक है। इनका क्या मतलब है कि ये इतनी सारी चीजें रखते हैं अपने अंदर, जैसे मैंने बोला सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सबको क्या बनाना है? इक्वल बनाना है, ठीक है। फिर हमको क्या प्रोवाइड करना है जो डीपीएसपी के थ्रू मिलता है हमें, जो हमारी प्रीएम्बल में भी लिखा है, दैट इज देयर आर सम आइडियल्स, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये सारी चीजें भी प्रोवाइड होनी चाहिए ना, जैसे जस्टिस हो गया, जस्टिस मिलना चाहिए इंसान को, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये भी होना चाहिए सोसाइटी में। तो ये सारी चीजें कैसे मेंटेन होगी? जब हम डीपीएसपी को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, डीपीएसपी को फॉलो करेंगे तभी ये ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाएगी। और इससे क्या होगा हमारा टोटल, जब हमारी ऐसी सोसाइटी होगी, देयर विल बी द वेलफेयर ऑफ आवर स्टेट, वेलफेयर मतलब अच्छा होगा हमारे स्टेट के लिए, ठीक है ना। यहां तक बताओ सर। अब नेक्स्ट चीज, दे आर नॉट दे आर डीपीएसपी आर नॉट क्या, ये जुडिशियल नेचर में नहीं जाते हैं, ठीक है। दे आर नॉन जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल और जुडिशियबल, जुडिशरी की कोई नहीं होती यहाँ पर जरूरत, ठीक है ना, जस्टिशिएबल इन नेचर, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला आपको फंडामेंटल राइट मिले थे, यहाँ पर आपको क्या मिले हैं? डीपीएसपी। और ये डीपीएसपी किसके लिए काम करते हैं? स्टेट के लिए, अभी बोला ना, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट पॉलिसी बनाएगा हमारे लिए उसको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे देखो ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल मतलब अगर कोई स्टेट और हमारे लिए लॉ बनाता है जिसमें वो डीपीएसपी को नहीं मानता है, ठीक है ना, डीपीएसपी को नहीं इंक्लूड करता है, तो यू कैन नॉट मूव टू द कोर्ट, आप फिर कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। दे आर नॉन जुडिशियबल इन नेचर मतलब यू कैन नॉट मूव टू द कोर्ट, ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे फंडामेंटल था हमारे पास, ठीक है,
अगर आपका किसी भी तरीके से जब लॉ बना रहे हैं, फंडामेंटल राइट को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, और फंडामेंटल राइट को बिना देखे हम लॉ बना लेते हैं किसी भी चीज के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? जा सकते हो, नहीं जा सकते हो कोर्ट में? बोलो सर। वहां पर तो आप कोर्ट में जाते हो ना, बट यहाँ नहीं जा सकते हो, ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है, सो दैट इज डीपीएसपी। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल आपको याद रखना है 37, ठीक है ना? 37 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन itself says that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of state to apply these principles in making law। ठीक है ना? आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 ये कहता है सर, आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 क्या बोला मैंने आपको, क्या कहता है? आर्टिकल 37 ये कहता है कि जो प्रिंसिपल्स है, कौन से प्रिंसिपल? डीपीएसपी वाले प्रिंसिपल, ठीक है ना? ये प्रिंसिपल क्या है? खुद में फंडामेंटल है, फंडामेंटल है, ठीक है ना? दे आर फंडामेंटल इन देयर ओन नेचर, वो खुद ही फंडामेंटल है, ठीक है ना? जैसे मैंने बोला जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब क्या है? खुद में ही फंडामेंटल है, ठीक है? तो इसको क्या करना है हमें कि जो कंट्री की, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो लॉ बनाने वाली मशीन है, लेजिस्लेशन है, उनको क्या करना है? ये प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, ठीक है ना? फॉलो करने हैं, ठीक है ना? दे हैव टू फॉलो दीस प्रिंसिपल्स। समझ में आया? बताओ कब फॉलो करने हैं? फॉलो करने हैं व्हेन व्हाइल मेकिंग मेकिंग लॉ, ठीक है ना? जब भी हमारे लिए कोई लॉ बनाएंगे तो उन्होंने उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं इसके लिए, डीपीएसपी के लिए, ठीक है ना? वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विद रिगार्ड टू डीपीएसपी, ठीक है ना? डीपीएसपी, ठीक है? आर्टिकल 38 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 38, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 38 क्या कहता है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, ठीक है, permitted by justice, social, economical, political, and to minimize inequality in incomes, status, facilities and opportunity। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? टू प्रमोट द वेलफेयर, आर्टिकल 38 क्या कहता है डीपीएसपी में कि डीपीएसपी क्या करेगा? टू प्रमोट, ठीक है, ये प्रमोट करेगा इसको, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, पीपल जो होंगे, जो लोग होंगे, उनका वेलफेयर क्या करेगा? जो पीपल का वेलफेयर होगा उसको प्रमोट करेगा, ठीक है? कौन? डीपीएसपी, ठीक है? बाय सिक्योरिंग क्या? अ सोशल ऑर्डर, एक सोशल ऑर्डर को सिक्योर कर रहे हैं, सोशल ऑर्डर, ठीक है? एंड परमिटेड बाय जस्टिस, जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है? सोशली इक्वल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल, ठीक है? ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? इन सब चीजों में जस्टिस होना चाहिए, ठीक है ना? और इन सब चीजों में पीपल का क्या होना चाहिए? वेलफेयर होना चाहिए, मतलब बढ़ोतरी होनी चाहिए। एंड टू मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या मिनिमाइज होना चाहिए? ठीक है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इसमें मिनिमाइज क्या होना चाहिए? इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी भी क्या क्या? जैसे इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है? और किस किस चीज में इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए? इनकम, सबसे पहली चीज कि इंसान सब एक जैसे पैसा कमाए, इनकम एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है? लोगों का स्टेटस, स्टेटस मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ठीक है ना? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है? फैसिलिटीज जो उनको मिलती है, फैसिलिटीज ये भी सारी कैसी होनी चाहिए? इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड अपॉर्चुनिटी, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी सबको कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये जो मिनिमाइज करता है इनइक्वालिटीज को, कौन कौन सी? जैसे इनकम हो गया, हमारा स्टेटस हो गया, ठीक है, फैसिलिटीज हो गया और अपॉर्चुनिटीज हो गया, ठीक है? दैट इज आर्टिकल 38, ठीक है? यहाँ तक बताओ सर, समझ आया? अब ये तो होता है आर्टिकल 38A, ठीक है? फिर होता है आर्टिकल 38B। आर्टिकल 38B क्या कहता है सर? आर्टिकल 38 क्या कहता है? बी में भी दो तीन पार्ट होते हैं, तो बी का हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? बी में क्या बोलता है कि जो हमारी लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए? एडिक्वेट मींस ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड, एडिक्वेट मींस ऑफ
लाइवलीहुड ऑफ ऑल सिटीजन, ठीक है ना। कि जो हमारे सिटीजन्स के मीन्स है, मीन्स मतलब जैसे मान के चलो आपको फल चाहिए, ठीक है ना। मीन्स क्या होते हैं, मीन्स मीन्स क्या होते हैं सर, कि मीन्स क्या होते हैं, जो आपके कर्म होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे एडिक्वेट मीन्स कैसे होंगे, ठीक है। आपको क्या चाहिए था यहाँ पर, लाइक ये दिस इज 1947, जब आपको क्या मिली, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझना, ये आपको क्या मिली, इंडिपेंडेंस, ठीक है। उससे पहले क्या था हमारा, स्ट्रगल था, क्या था, स्ट्रगल, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए था, आपका इंडिपेंडेंस, दैट इज आवर एंड रिजल्ट, ठीक है ना। वो क्या है हमारा एंड रिजल्ट, हम रिजल्ट देख रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना। किससे, किससे आजादी चाहिए, अंग्रेजों से, ठीक है ना। बट गांधी जी क्या कहते हैं कि हमको ये तो चाहिए चाहिए एंड रिजल्ट, ठीक है। जो इसके मीन्स होंगे, जो हमको ये क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, इसके मीन्स भी अच्छे होने चाहिए। मीन्स जैसे हमको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दैट इज नॉन वायलेंस, ठीक है। दूसरा, वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथनेस, सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए, सत्य, ठीक है। तो ये क्या हमारे लिए मीन्स है। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि जो इंसान होते हैं उनको भी क्या होता है, दैट इज दे फॉलो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ ऑल द सिटीजन्स, ठीक है। तो आर्टिकल 32 बी क्या कहता है, दैट राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ ऑल द सिटीजन्स, कि उनके जो मीन्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, एडिक्वेट, ठीक है। फिर इसका एक और होता है पोर्शन, दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। इक्विटेबल मतलब बी पार्ट इसका, ठीक है ना। 38 बी का ये ए होगा, ये बी होगा, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है सर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो अब जैसे मान के चलो आप में से 3 लोग हैं, ठीक है ना। ये 3 लोग हैं, ऐसे देख लेते हैं, ये 3 लोग हैं, 1 2 3, ठीक है ना। इस 3 जो ये तीसरा है, ये थोड़ा गरीब है बेचारा, ठीक है। जैसे मान के चलो ये गरीब है, जैसे छोटी है, ये गरीब है, ठीक है। तो इसके पास थे 10 रुपए, टिकट है सर 20 रुपए का, ठीक है। इसके पास 10 रुपए थे, ठीक है। इसके पास 18 रुपए थे, ठीक है। और मान के चलो इसके पास 22 रुपए थे, ठीक है। इसके पास 10, इसके पास 22 रुपए थे, और इसके पास है 100 रुपए, ठीक है ना। ही इज रिच वन, ओके। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना। इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि जब हम कुछ भी मान के चलो रिसोर्स लेके आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो हमारे पास कोई रिसोर्स आया, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि जो सबसे कम गरीब आदमी है इसको हमें सबसे ज्यादा देना है, कि ये सब लोग इक्वल आ जाए, ठीक है ना। कि ये सब लोग इक्वल आ जाए, तो हमें जो रिसोर्स लेके आए हैं तो इसको सबसे ज्यादा देना पड़ेगा ना, इसको से थोड़ा कम देना पड़ेगा, इसको कम, सबसे कम देना पड़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि हम कई बार इसी से लेके इन दोनों को दे और इसके इक्वल कर दे, ठीक है, कि तीनों टिकट खरीद पाए। जैसे मैंने बोला था इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 18 रुपए या 21 20 रुपए मान लो, इसके पास 20 रुपए हैं पूरे, और इसके पास 100 है, ठीक है। तो इसने, इसके पास 100 है, ये 10 दे देगा इसको, ठीक है। तो ये भी टिकट खरीद पाएगा, 20 रुपए का होगा, ये भी खरीद पाएगा, ये भी खरीद पाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को उसकी नीड एंड कैपेसिटी, इसकी नीड थी ना, जो सबसे गरीब था उसकी सबसे ज्यादा नीड थी, उसकी नीड और कैपेसिटी को देखकर दोगे, उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। समझ में आया, बताओ सर, समझ आया यहां तक, क्लियर। अंडरस्टूड सर। आर्टिकल 38 बी और एक बार एक्सप्लेन करो। 38 बी, ठीक है। 38 बी के कई सेक्शन है। 38 बी आर्टिकल 3, मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 38 बी के, आर्टिकल जो 38 बी है उसके कई सेक्शन है। उसका पहला सेक्शन क्या कहता है, दैट देयर शुड बी एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, ऑफ ऑल द सिटीजंस। जो हमारे सिटीजंस है उनके जो मींस है
वो कैसे होने चाहिए, एडिक्वेट, अच्छे होने चाहिए, ठीक है। डीपीएसपी क्या कहती है कि दैट राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन, ठीक है। कि जो इनके जो हमारा लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड मतलब हमारा जीने का जो तरीका है, उससे ऐसा ना हो किसी चीज को हार्म हो, ठीक है। जैसे हमारा नेचर को हार्म ना हो और चीजों का हार्म ना हो, दैट इज मींस, ठीक है ना। तो हमें हमारी जरूरतों के हिसाब से सारी चीजें नहीं करनी चाहिए ना। जैसे हम आजकल बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि हम किसी और का भी खा के बैठ जाए, ठीक है ना। तो दैट इज एडिक्वेट, मतलब हमें हमारे जो मीन्स होने चाहिए वो भी कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ये है आर्टिकल 38 बी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैंने बोला इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर, जब आप किसी की नीड और कैपेसिटी देखकर रिसोर्स है जो आपके पास उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी में, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस 38 बी। आप बताइए सर, क्लियर हुआ? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सो नाउ वी विल स्टॉप हियर and then we will meet tomorrow. Okay, thank you, bye bye.